में जो हिंसा हुई और इसमें जो भी लोग शामिल है, आपको जानकारी दे दें कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दंगाइयों पर अब एक्शन होगा। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एफआईआर कॉपी में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान अफवाह फैलाने वाले 172 वीडियोस भी मिले। तो ऐसे वीडियोस के आधार पर एक तो दंगाइयों की पहचान की जा रही है। ये दिखा रहे हैं आपको वीडियो, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दंगाई आपको नजर आ रहे हैं। एक्शन लिया जा रहा है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये है कि जो दंगाई है उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज और एफआईआर कॉपी भी आपको अब से कुछ देर में हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि आरोपियों पर बड़ा एक्शन होने वाला है। और सीधे नागपुर चलेंगे। नागपुर से हमारे सहयोगी जतन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जतन, इस समय क्या अपडेट मिल रहा है? जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दंगाइयों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जतन। बिल्कुल, देखिए कल तक 6 एफआईआर दर्ज थी, जिसकी संख्या अब 10 हो गई है। और जो 4 कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई है उसके सेक्शंस पर जब आप नजर डालेंगे तो उसमें बीएनएस की धारा 152 इंपोज की गई है, जो कि देशद्रोह है। उस धारा के अंदर अगर भारत की एकता अखंडता को आप नुकसान पहुंचाएंगे या यूं कहे कि दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 152 इंपोज किया जाएगा। और उस एफआईआर में आप देखेंगे कि बीएनएस की जो धारा है 152 वो खासतौर पर इंपोज की गई है। और एफआईआर के नीचे तकरीबन 6 ऐसी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आईडी का जिक्र किया गया है जिनके जरिए भड़काने वाले पोस्ट जो है वो किए गए। और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने कल 4 एफआईआर अलग से दर्ज की। अब इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि दंगाइयों पर जो 152 इंपोज किया गया है, बाकी जो 6 एफआईआर है उस पर भी आला अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे लीड्स मिल रही है, जैसे जैसे साक्ष्य और सबूत सामने आ रहे हैं, तो उस एफआईआर में भी 152 को इंपोज किया जाएगा, यानी कि देशद्रोह की जो धारा है उसको इंपोज किया जाएगा। लेकिन अभी जो साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है उसमें देशद्रोह को इंपोज किया गया और कहीं ना कहीं दंगाइयों की अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। उस इंस्टाग्राम आईडी को जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि जिस तरीके से नागपुर में हिंसा हुई उसको लेकर किस जैसे साजिश रची गई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, अफवाह फैलाने की जो बात लगातार की जा रही थी, उस अफवाह को किस तरीके से फैलाया गया उस आईडी का भी जिक्र किया गया है। 6 ऐसी आईडी उस एफआईआर में साफ तौर पर मिल रही है और उसी के बिना पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी कहना है कि जिस तरीके से वीडियोस मिल रहे हैं, तकरीबन 172 ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहे थे, उनको हटाने का काम किया गया। और ये भी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार इन वीडियोस को कितनी तेजी से फ्लोट कराने के पीछे लोग कौन है। हालांकि बिल्कुल जतन, सोशल मीडिया के जरिए कैसे माहौल को भड़काने की साजिश रची गई उसका भी खुलासा हो रहा है और उसके तहत कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। बांग्लादेश से नागपुर पर कई भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। नागपुर साइबर सेल ने यह खुलासा किया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई में जुट गई है साइबर सेल। 97 भड़काऊ पोस्ट की पहचान की गई है। नागपुर पुलिस ने जांच के लिए 18 विशेष टीमें गठित की हैं। 200 दंगाइयों की पहचान हो गई है, 1000 की पहचान जारी है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई हिंसा होती है तो उस हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यही नागपुर में 17 मार्च की उस दरमियानी रात भी हुआ जिस रात नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की थी। अराजक तत्वों की तरफ से सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए गए, आपत्तिजनक पोस्ट करके लोगों को उकसाया गया और जब भीड़ बढ़ गई तो फिर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हैरानी इस बात की है कि सोशल मीडिया पर जो लोग भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे उसमें बांग्लादेश के कुछ लोग भी शामिल हैं। पुलिस को तो बांग्लादेश से संचालित एक ऐसा अकाउंट मिला है जिसने नागपुर में हिंसा की आग लगाने में शुद्ध देसी घी की तरह काम किया। बांग्लादेशी यूजर ने हिंसा के बाद धमकी भरा पोस्ट करते हुए तो यहाँ तक लिखा कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में तो और भी बड़े दंगे किए जाएंगे। अब नागपुर हिंसा में नफरत की आग लगाने वाला ये बांग्लादेशी नागरिक कौन है और उसका नागपुर से क्या लेना देना है, इसका पता लगाया जा रहा है। साइबर सेल ने तो मेटा से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील तक कर दी है, लेकिन अपनी खैर तो वो लोग बनाए जो उपद्रवी लोकल हैं,
क्योंकि पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है और ना ही सीएम फडणवीस उपद्रवियों पर किसी तरह की दया दिखाने के मूड में दिख रहे हैं। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडेंट हा काही लोकांनी, याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। नागपुर में हिंसा को भड़काने के लिए कैसे कैसे पोस्ट किए गए, उन्हें देखकर तो पुलिस भी तंग है, क्योंकि पुलिस को कई ऐसे पोस्ट मिले हैं जिसमें तो ये दावा किया गया है कि दंगा फसाद में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ये जानकारी पूरी तरह गलत है। क्योंकि हिंसा में भले ही आगजनी और तोड़फोड़ जमकर हुई, लेकिन इस हिंसा में किसी की जान नहीं गई। अब इस तरह के भड़काऊ पोस्ट कौन कर रहा था, उनकी भी धरपकड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो 200 लोगों की पहचान भी कर ली गई है जो लोग इस हिंसा में शामिल थे। इसके अलावा पुलिस हिंसा में शामिल 1000 संदिग्धों की पहचान कर रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें तो फहीम खान की बढ़ने वाली है, क्योंकि फहीम ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस एक तरफ पूरी ताकत से दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पंचनामा की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारी घर घर जाकर दंगे में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, तो नागपुर में तनाव अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि नागपुर में दंगाइयों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दे दी है कि दंगाइयों को हम कब्र से खोद निकालेंगे। आपको सुनाएंगे कि क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि किसी भी दंगाई को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जरा सुनिए। सीपी वेगळं बोलले, मी वेगळं, सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो, काय फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतो। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। त्यामुळे 1992 नंतर नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडेंट हा काही लोकांनी, याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। तो महाराष्ट्र के सीएम ने 2 टूक चेतावनी दे दी है। दंगाइयों पर देशद्रोह का भी केस यहां पर दर्ज होगा। महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और हिसाब होगा एक एक दंगाई का। आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। एक एक आरोपी का हिसाब किया जाएगा जिन्होंने माहौल को भड़काया है। BNS 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को 172 वीडियो मिले हैं। इन वीडियो में कई ऐसे सबूत हैं। अफवाह फैलाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाए गए ताकि माहौल को भड़काया जा सके, अफवाह फैलाई जा सके। और FIR कॉपी में पोस्ट की कई डिटेल्स भी मौजूद है। FIR कॉपी में एक एक डिटेल दी गई है। पोस्ट में आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किया गया है जिससे कि माहौल को भड़काया जा सके, यानी कि पूरे एक सुनियोजित तरीके से माहौल को खराब करने की, दंगा भड़काने की यहां पर साजिश रची गई।